एक गांव जो सदियों से वीरान पड़ा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि उस गांव में जो भी इंसान जाता है वो वहां से जिंदा वापस नहीं आता। लोगों का मानना है कि उस गांव में बरसों पुराना एक चर्च था जो अभी खंडर में परिवर्तित हो चुका था, और उस खंडर में एक नन रहती थी जो उस गांव में जाने वाले किसी भी इंसान को मार देती थी। कुछ दिन बाद एक रिसर्च टीम उस हंटेड गांव में छानबीन करने का तय करती है, और इसलिए एक टीम भी बनाई जाती है। उस टीम का लीडर था विशाल, जो इसके पहले आर्मी में मेजर रह चुका था। दूसरे दिन सुबह उन लोगों की टीम उस गांव के लिए निकल पड़ती है। गांव थोड़ा दूर था, इस कारण उन्हें ट्रैवलिंग में बहुत टाइम लग जाता है। दिन भर ट्रैवलिंग करने के बाद वो टीम उस हंटेड गांव के एक बाजू वाले गांव में पहुंच जाती है। जब उस गांव के लोगों को समझता है कि ये टीम उस हंटेड गांव में छानबीन करने के लिए जा रही है, तो वो लोग उस टीम को समझाते हैं। लेकिन टीम को लगता है कि शायद उस गांव में कुछ अमूल्य ऐसी चीज़ होगी जिसको छुपाने के लिए गांव वाले ऐसी कहानियां बना रहे हैं। इसीलिए वो टीम उन लोगों की नहीं मानती। अभी शाम हो चुकी थी, इसीलिए उस टीम उसी गांव में टेंट बनाकर रहती है, और दूसरे दिन सुबह वो हंटेड गांव के लिए निकल जाती है। हंटेड गांव में जाने का जो रास्ता था वो बहुत ही पथरीला और पेड़ों पौधों से ढका हुआ था, क्योंकि सदियों से उस गांव में कोई भी इंसान नहीं गया था। इस कारण वो रास्ता पूरी तरह से खराब हो चुका था। रास्ता पूरी तरह से पेड़ों पौधों से ढका होने के कारण उस गांव में गाड़ी से जाना नामुमकिन था। इसीलिए टीम को उस गांव में पैदल ही पहुंचना था। इसीलिए टीम अपना सामान लेके उस हंटेड गांव के लिए निकल जाती है। गांव थोड़ा दूर था। दिन भर पैदल चलते चलते शाम होते होते वो हंटेड गांव में पहुंच जाते हैं, और उस चर्च के पास वो जाके रुक जाते हैं। वो चर्च दिखने में बहुत ही ज़्यादा भयावह था, और उस चर्च के बाजू में बहुत पुराना एक कब्रिस्तान भी था। टीम को अभी शाम हो चुकी थी। गाँव में पहुँचते पहुँचते रात हो चुकी थी, और वो दिन भर चलने के कारण बहुत ज़्यादा थक भी चुके थे। इसीलिए उसी चर्च के बाजू में वो टीम अपना टेंट बनाकर वहां पे सो जाती है। अभी आधी रात हो चुकी थी। भेड़िए जोर जोर से चिल्ला रहे थे। भेड़ियों का आवाज़ सुनकर टीम का एक मेंबर राजेश की नींद खुल जाती है, और वो टेंट के बाहर आकर देखता है। बाहर आने के बाद उसे चर्च के पास एक साया नजर आता है। उसे लगता है कि हमारे साथ हमारे अलावा यहाँ पे और भी कोई छानबीन करने के लिए आ चुका है। इसीलिए राजेश उस साये का पीछा करता है, और पीछा करते करते वो चर्च के बाजू वाले कब्रिस्तान में पहुंच जाता है। कब्रिस्तान में पहुंचने के बाद वो डरावनी नन उसके सामने आ जाती है। वो डरावनी नन को देखकर राजेश वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो नन उसके ऊपर हमला कर देते हैं और उसे मारकर उसे कब्रिस्तान में दफना देती है। राजेश के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर बाकी लोग भी नींद से उठ जाते हैं, और देखते हैं तो राजेश वहाँ पे नहीं था। राजेश को ढूंढने के लिए टीम अलग अलग दिशा में फैल जाती है, लेकिन राजेश का कहीं भी उन्हें नामो निशान नहीं दिखता। राजेश को ढूंढते ढूंढते टीम का एक मेंबर सचिन कब्रिस्तान में पहुंच जाता है। कब्रिस्तान में पहुंचने के बाद सचिन का पैर किसी चीज को लटक कर वहाँ से वो गिर जाता है। वहाँ से उठने के बाद जब वो देखता है कि वो एक कब्र के पास पड़ा हुआ है, और उसका पैर उसी कब्र में दफनाए हुए एक इंसान के पैर को लगा था, जिससे टकराकर वो नीचे गिर गया था। ये देखकर वो अपनी टीम को बुलाता है, और टीम को बुलाने के बाद वो कब्र को ओपन करता है। कब्र को ओपन करने के बाद सारी टीम डर चुकी थी, क्योंकि उस कब्र में राजेश की लाश पड़ी हुई थी, और राजेश को बहुत ही बुरी तरह से मारा हुआ था। ये देखकर अभी सारे टीम मेंबर डर जाते हैं। तभी वो डरावनी नन उनके सामने आ जाती है। उसका वो भयानक रूप देखकर सभी लोग डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। भागते भागते सचिन का पैर फिसल जाता है, और फिसलने के बाद पहले से बनाई हुई एक कब्र में सचिन गिर जाता है, और गिरने के बाद वो कब्र अपने आप ही बंद हो जाती है, और सचिन जिंदा ही दफना जाता है, जिस कारण उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर सारे टीम मेंबर भागने लगते हैं। टीम में कुल 5 लोग थे, और 5 में से 2 लोगों की मौत हो चुकी थी।
अभी टीम लीडर विशाल और उसके दो साथी अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, लेकिन तभी अचानक से वो नन उनके सामने आ जाती है। अभी तीनों भी लोग बहुत ज़्यादा डर चुके थे, क्योंकि टीम में अब केवल 3 ही मेंबर बचे थे, विशाल, रागिनी और काव्या। नन को देखकर विशाल और रागिनी वहाँ पे रुक जाते हैं, लेकिन काव्या उसे देखकर डर कर उल्टी दिशा में भागने लगती है। भागते भागते वो एक पेड़ से टकरा जाती है और पेड़ को टकराने के बाद पेड़ की एक शाखा उसके पेट में जाकर पीठ से बाहर निकलती है, जिस कारण काव्या की जगह पर ही मौत हो जाती है। ये देखकर विशाल और रागिनी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। उन्हें लग रहा था कि यहाँ से हम बच के नहीं जा सकते। भागते भागते विशाल और रागिनी फिर से चर्च के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन वो नन कब्रिस्तान में ही रुक जाती है और वहीं से अपने डरावनी आवाज़ में जोर जोर से चिल्लाती है। ये देखकर विशाल और रागिनी को समझ आता है कि नन चर्च के आसपास नहीं आ सकती, वो कब्रिस्तान तक ही आ सकती है। यह देखकर दोनों भी चर्च के अंदर चले जाते हैं। चर्च के अंदर जाने के बाद दोनों को कुछ पुराने कैंडल्स दिखाई देती है। उसके बाद रागिनी कैंडल को जलाती है और कैंडल को हाथ में लिए चर्च के दरवाजे पर आ जाती है। तब वो नन वही कब्रिस्तान में खड़ी होकर वहां से चिल्ला रही थी। अभी सुबह होने को थी। जैसे सुबह होने के बाद सूरज की किरणें उस नन के ऊपर गिरती है, वैसे ही उस नन का शरीर जलने लगता है। शरीर जलने के बाद वो नन अपनी डरावनी आवाज में चिल्लाती है और वहां से भाग जाती है। ये देखकर उन्हें समझ में आता है कि दिन के उजाले में ये नन हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। ये देखकर विशाल और रागिनी अपना सामान उठाकर वो गांव से निकल जाते हैं। लेकिन बीती रात उन्होंने अपने 3 साथियों को गंवा दिया था, जिसका गम दिल में दबाते हुए वो दोनों भी अपने अपने घर निकल जाते हैं। अभी फिर से रात होती है और रात होने के बाद वो नन उस कब्रिस्तान में फिर से किसी के इंतज़ार में भटकती रहती है।